नमस्कार दोस्तों। और आज हम सभी के बीच में जो आप सभी को सबसे पहले योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो पॉडकास्ट है हमारा योगा दिवस के लिए और योग पे ही रहेगा पॉइंट जो है। और इसके लिए हम आप सभी के सिवान में आ चुके हैं और सिवान में हमने पॉडकास्ट ये शूट किया हुआ है। आज हम सभी के बीच हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सिवान के बहुचर्चीय और पूरे बिहार में अपना स्थान और अपने योग से पूरे बिहार में अपना स्थान बनाने वाले अमित ओझा जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले सर कि आपको कैसा लग रहा है हमारे इस बातचीत के दौर में जो मैंने आपसे समय लिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमें इतना अच्छा समय दे रहे हैं कि मैं आपसे हमसे बात कर रहे हैं। आप पूरे बिहार में आप बिहार राज्य स्तर पे आपका नाम है, इसके लिए आप। हाँ, तो सबसे पहले हार्दिक आपको और सभी देशवासियों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाए और योग के बारे में जानकारी देने के लिए बोले। तो जहाँ तक योग की बात है तो मुझे लगता है कि आज पूरे विश्व को योग की जरूरत है और सिर्फ योगा दिवस मनाने की नहीं बल्कि उसको फॉलो करने की जरूरत है। तो योग के बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे और आपने दर्शक बंधुओं को बताएंगे। तो सबसे पहले लाइक की बात है, तो लाइक हम लोग नहीं, लाइक आपने हम लोग को इस काबिल समझा कि आपने बहुत बहुमूल्य अपना समय हम लोग को दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो हमारे ऑडियंस की तरफ से बहुत पहले से हमको मिले हुए थे उनको मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा। जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, इसे जीवन शैली में कैसे अपनाएं। जी बिल्कुल, योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, क्योंकि शारीरिक व्यायाम का मतलब होता है कि आप खाली अपने मसल्स के लिए, अपनी बॉडी के लिए काम करते हैं। लेकिन योग जो है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए काम करता है। यानी कि ये हमारे मसल्स को तो मजबूत करता ही है और हमारे जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं बॉडी के उन्हें भी मजबूत करता है, हमारे दिमाग को भी मजबूत करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है बल्कि यह आज की एक जीवन शैली है। ये हम कैसे एक बेहतर जीवन को जी सकें, योग हमें ये सिखाता है। ये सिखाता है। तो एक और क्वेश्चन है कि योग के 8 अंग अष्टयोग कौन कौन से, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा योग है, क्यों है। अब जैसे कि आपने बात किया अष्टांग योगा की, तो पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योगा की बातें की गई हैं। तो योगा के जो 8 अंग होते हैं उन्हीं को हम लोग अष्टांग योग कहते हैं। ये अंग होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। हाँ, तो ये जो 8 अंग है इसी पे पूरा योग का सिस्टम जो है वो बैठा हुआ है। और अब इसमें आप बोलते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगा कि सारे के सारे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 चीजें हैं अष्टांग योग में जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग दोनों के लिए उपयुक्त है क्या। बिल्कुल, योग बच्चों और बुजुर्ग सभी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। सबके लिए अपने अपने योग के स्थान हैं, सबके लिए अपने अपने योगा स्टाइल है। जैसे कि हम लोग बुजुर्गों और बच्चों के लिए योगा में डिफरेंशिएट कर देते हैं, कैसे दोनों को भिन्न बनाते हैं ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आजकल जो सबसे युवाओं में और बुजुर्ग मतलब एक जो नई पीढ़ी हम लोग का जनरेशन जो चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा लोग परेशान है, एक डिप्रेशन, तनाव। बिल्कुल। हाँ, तो योग तनाव और चिंता को कैसे कम कर सकता है। बिल्कुल, जैसे कि तनाव और चिंता आजकल जो है 75% लोग कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि तनाव या चिंता से ग्रसित हो। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसपे हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। तो अभी हमने जैसे कि अष्टांग योग की बात की और हमने ध्यान, प्राणायाम और आसन की बात की। तो हम ध्यान के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से अपने सांसों को कंट्रोल करके हम लोग डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ज्यादा महसूस होगा। ऐसे बातों से इस चीज को हम लोग रियलाइज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, गलत तरीके से योग करने से उसका कुछ नुकसान भी होता है क्या।
ऐसे तो देखिए योग में ऐसा बनाया गया है कि आप गलत कुछ नहीं है, जो भी करेंगे सब एक्सरसाइज और योगा ही है। हाँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो होता क्या है कि जैसे हमें क्रैम्प आ जाते हैं, मसल्स टीयर हो जाते हैं, या हमारे हाथ पैरों में मोच आ सकता है, या हमारे शरीर का कुछ नुकसान हो जाता है बॉडी पार्ट का। तो इसीलिए हमें योग्य शिक्षक के देखरेख में ही योग करना ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, एक अभी के जो टाइम में पतंजलि एक बहुत अच्छा नाम चल रहा है। हाँ, तो इसमें पतंजलि की जहां माना जाता है कि पतंजलि के योग सूत्रों का आधुनिक योग जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि पतंजलि नाम बहुत ट्रेंड में है। इसका रीजन भी आप जान सकते हैं, मार्केटिंग लाइन में भी ये है। बिल्कुल। हाँ, तो इसके जो सूत्र हैं, सबसे ये है कि पतंजलि जो है ये बाबा रामदेव जो है इसकी शुरुआत उन्होंने की। और पतंजलि जो है 5000 साल पहले जो हमारे ऋषि थे जिन्होंने योग की एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत की, जिसे पतंजलि योग कहा गया है। हाँ, ठीक है। तो पतंजलि योग में जो अष्टांग नियम बनाए गए हैं और जितनी उसमें धारणाएं बनाई गई हैं, हाँ। तो उसको फॉलो करके आज के लाइफ में जितना डिप्रेशन है, मानसिक विकार है, क्रोध है, अहंकार है, इन सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पतंजलि योग सूत्र जो है हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी योगा के क्षेत्र में बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा नाम चल रहा है, मार्केटिंग लाइन में भी है। तो लोग एक दौर था उसका जो चला था, अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो क्या योगा रामदेव बाबा से पहले योगा नहीं था क्या? योगा तो जैसा कि मैंने बताया हजारों साल पहले से था, लेकिन इसकी मार्केटिंग नहीं की गई थी। मार्केटिंग नहीं की। हाँ, तो लेकिन जब बाबा रामदेव इस फील्ड में आए तो उन्होंने देखा कि अगर हम इसकी मार्केटिंग करते हैं, देशवासियों तक पहुंचाते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं लोग इसको अपनाएंगे। चूंकि ये तो योगा तो अपना ही था, इसे बाहर के लोग ज्यादा अपनाए हुए थे अपने देश की अपेक्षा। अपने देश की अपेक्षा। हाँ। जैसे आप यहाँ पे जो आपने एक बात रखी कि अपने देश के जो अपने यहाँ कुंफू कराटे जो विदेशी लोग आके सिखाते हैं, वो कहा जाता है कि अपने यहाँ की प्रक्रिया है। बिल्कुल। हाँ, यहाँ से बौद्धिस्ट हाँ। जो थे सीख के बाहर गए। हाँ। और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग नामों में टाइक्वांडो कोई रख दिया, कोई कुंफू रख दिया, कोई कराटा रख दिया। हाँ। लेकिन मैंने कई जगहों पर देखा है कि उसको युद्ध कहते हैं, अब बिल्कुल सेम चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो यानी कि जो भी चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे यहाँ से ही विदेश में ज्यादा लोग फॉलो किए, लेकिन अपने यहाँ के लोग बिल्कुल। इसका कारण भी था चूंकि जब 9वीं शताब्दी के बाद जब मुगलों का आक्रमण और शुरू हुआ हमारे देश पे, हाँ। तो उसमें सबसे पहले यही किया गया कि हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की जो सभ्यताएं हैं उसको खत्म किया जाए, हमारी विरासतों को तोड़ने का हमारी विरासतों को तोड़ने का प्रयास किया गया, और जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। इसके बाद जब हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ, हाँ। तो इन्होंने भी वही किया। हमारे गुरुकुलों को तोड़ के इन्होंने क्या किया कि वहां पे मिशनरीज की स्थापना की, और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो मिशनरीज से चलने लगे। तो हम अपनी परंपराओं को भूलने लगे, अपने योग को भूलने लगे, अपनी संस्कृति को भूलने लगे। उनसे काफी पहले हमारे लोगों ने जहाज बना दिया था, उनसे काफी पहले हमारे लोग खगोलीय विज्ञान जानते थे, उनसे काफी पहले हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो ऑपरेशन करना जानते थे, सर्जरी जानते थे। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक सर्जरी हम हजारों साल पहले हमारे यहाँ होता था। तो जो आज विदेशी लोगों ने अपनाया है, उन्होंने क्या किया कि हमें अपनी संस्कृति से तोड़ के और खुद उस पे अपना अधिकार जमा लिया। हाँ, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा हार्दिक। हाँ। कि जब अंग्रेज आए 15वीं शताब्दी के बाद भारत में, हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे वेदों और पुराणों को अपनी भाषा में उसका कन्वर्ट किया। हाँ, और उसको पढ़ा। मैक्स मुलर नाम आता है, मैक्स मुलर। तो उन्होंने ज्यादातर ये काम किया, और उसके बाद उन्होंने जो है इसको पढ़ के उन अंग्रेजों ने और बहुत सारे आविष्कार किए जो हमारे वेदों और पुराणों से लिए गए। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय लोगों ने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यताओं को छोड़ा, जिसका फायदा दूसरे लोगों ने उठाया। अच्छा, आप मिशनरी स्कूलों का नाम आपने रखा है अभी। हाँ। तो मिशनरी स्कूलों में जैसे मान लीजिए जो अभी के टाइम में जो स्कूलें हैं और पहले के गुरुकुल हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमको बताएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में पड़ रहा है। क्योंकि मैं जहां तक देखता था, जहां तक बातें थी, हम लोग रामायण वगैरह में देखते हैं अक्सर। हाँ। कि जब राम जी गुरुकुल से आते हैं तो वो बहुत बचपन में ही चले जाते हैं, वहां से आते हैं तो बहुत सभ्य हो जाते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ अब माता पिता से दूर रहते थे, और हमारे यहाँ बच्चे मतलब हम ही लोग भी हैं तो हम लोग अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं।
और वैसा संस्कार हम लोग नहीं पा पाए। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने मिशनरीज और गुरुकुल के बारे में पूछा, तो पहले तो मैं गुरुकुल के बारे में ही बात करना चाहूंगा। हाँ। तो जो हमारे गुरुकुल होते थे, हमने देखा भी है, किसी न किसी चीज के माध्यम से पढ़ा सुना भी है कि हमारे जो गुरुकुल होते थे उसमें सिर्फ शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। हाँ। उसमें शस्त्र शास्त्र और उसके अलावा भी जो भी थी विज्ञान और भी चीजें थी, तो सारी चीजों को समाहित करके हमारा गुरुकुल बना हुआ था। और उस गुरुकुल में जातीयता भेदभाव कहीं नहीं थी, कहीं नहीं थी। उसमें आपके टैलेंट के ऊपर, आपकी क्षमताओं के ऊपर आपका डिवीजन किया जाता था कि आप जो है टीचर बनेंगे, आप जो है वैज्ञानिक बनेंगे, आप जो है लोहार बनेंगे, लोहे के काम करेंगे, आप जो है व्यापारी बनेंगे। ये हमारे गुरुकुलों में ही डिसाइड होता था। लेकिन जब बाहर के लोग आए, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत मजबूत संस्था है जो हर एक भारतीयों को मजबूत बनाती है, तो उन्होंने सबसे पहले इसी पर आक्रमण किया और इसको ध्वस्त किया। और ये काम मिशनरीज ने बखूबी किया, और मिशनरीज ने हमें अपने संस्कृति से तोड़ने के लिए अपनी सभ्यताओं को हमारे ऊपर थोपा, जिसका नतीजा हम आज भी भुगत रहे हैं। अच्छा, ये बात जो आपने कहा कि गुरुकुल में जाति भेदभाव नहीं था, हाँ, तो ये बताइए कि जब गुरुकुल में जाति भेदभाव नहीं था, तो फिर आज के समाज में इतना जाति भेदभाव आया कैसे? मुझे ये नहीं समझ में आता। हाँ, इस पे भी हम लोग बिल्कुल ये चर्चा करने योग्य बातें हैं, क्योंकि जब आप पुरानी हमारे वेदों पुराणों को पढ़िएगा, तो आपको उसमें जातिगत चीजें इतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी कहीं भी। कहीं शायद मिल जाए, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं मिलेंगी। लेकिन जब यहाँ पे खासकर जब अंग्रेज लोग आ गए हमारे देश में, तो उन्होंने इस चीज को लपक लिया, क्योंकि अंग्रेज तो शातिर लोग थे, राज करना। हाँ, उन्हें राज करना, तो उन्हें सोचा कि इतने मजबूत भारतीय संस्कृति को हम लोग कैसे तोड़ें। तो उन्हें जाति एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और हमें बहुत सी जातियों में विभाजित करके, और उन्होंने इसका फायदा उठाया। अच्छा, ये जो जातीय शब्द है, मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक अभी एनालाइज कर पाया हूँ, जो जाति था वो अपने एजुकेशन के हिसाब से बढ़ा हुआ था। हाँ। जैसे कि मान लीजिए कि अभी के टाइम में मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि लोग आईएएस हैं, तो उनकी शादी आईएएस से हो जाती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो। तो और डॉक्टर है, डॉक्टर की हो जाती है। हाँ। आने वाले टाइम में आपको नहीं लगता क्या कि डॉक्टर का एक अलग कास्ट हो जाएगा, आईएएस पीसीएस का एक अलग कास्ट हो जाएगा, लोअर जो भी वर्ग है उनको अलग अलग कार्य हो जाएगा। इस पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उसको हम कास्ट में नहीं बांध सकते हैं, वो आपका स्टेटस दिखाता है। नहीं, तो स्टेटस दिखाता है। तो जो पहले की चीजें थी, जो ब्राह्मण, ये थोड़ी था कि ब्राह्मण कोई नहीं बन सकता, ब्राह्मण हर कोई बन सकता है। हाँ। तो ये बताइए, जो आज के समय में लोग कहते हैं कि हमें पानी नहीं पीने दिए लोग, खाना नहीं खाने दिए लोग, ये बातें मुझे कहाँ तक सत्य लगता है? ये इन बातों में 100% सच्चाई नहीं है। हाँ, कुछ हद तक सच्चाई है, वो भी बाद के दिनों में। एक क्वेश्चन मैं आपसे कहूंगा कि लोग कहते थे कि मतलब अंबेडकर साहब, बहुत अच्छा नाम चल रहा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ हृदय से, तो वो कहते थे कि अंबेडकर साहब ने आया तो मुझे ये दिया। जब अंबेडकर साहब को पढ़ाने वाला टीचर ही जब खुद ब्राह्मण थे, उनको रखने वाले टीचर ब्राह्मण थे, उनको पैसा देने वाले ब्राह्मण थे, उनके लिए, उनको आगे करने के लिए किसी ने कंपटीशन में वो टॉप किए, वो सेकंड रैंक थे, फर्स्ट वाला ब्राह्मण था, उसने छोड़ दिया कि उनको जाने दो। तो इतना योगदान किया, फिर भी लोग आज के समय में इस क्यों ज्यादा ऊपर आगे कर रहे हैं? हाँ, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जैसे कि अभी आपने बोला कि एक डॉक्टर की कास्ट हो जाएगी, टीचर की कास्ट हो जाएगी, तो हम आज भी अपने समाज में देखते हैं, या पहले भी ऐसा ही होता था कि राजा की शादी राजा के यहाँ होती थी, व्यापारी की शादी व्यापारी के यहाँ होती थी, और लोहार की शादी लोहार के यहाँ होती थी। आज भी वही परंपरा चली आ रही है। अब जो है वो जाति नहीं रह गई है, अब आपका स्टेटस, आपका पोस्ट हो गया है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो भैया मैं तो डॉक्टर के यहाँ शादी करूंगा, मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर के यहाँ शादी करूंगा। तो ये जो सिस्टम है अब हमारे समाज में आता जा रहा है, तो इससे एक फायदा तो जरूर समाज को होगा कि ये जो जातीय बंधन है ये जरूर टूटेगा। हाँ, ये एक तरह से जरूर टूटेगा। लोग अपने पढ़ाई के हिसाब से, अपने शिक्षा के हिसाब से अपने स्टेटस को मेंटेन करेंगे और उस स्टेटस में शादी ब्याह करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा अच्छा पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तो भी सब कोई है, साक्षरता की जो दृष्टि आई हुई है, कितने लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं लगता। मुझे वो लोग इम्पोर्टेंस लगते हैं कि थोड़ा कम ही पढ़े लिखे हैं, ज्यादा जानते हैं। और वो ज्यादा जानते हुए भी जाति भेदभाव की बातों को नहीं रखते हैं, मोटिव ज्यादा आगे प्रमोट नहीं करते हैं।
और कुछ लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए हैं लेकिन इन बातों को आगे रखते हैं। तो हम किसको ज्यादा मानेंगे कि पढ़ा लिखा हुआ है? कुछ कम पढ़े लिखे को जो जाति भेदभाव को कम मानता है, नहीं मानता है वो, और एक अच्छा पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, फिर भी कहता है कि हाँ ये पंडित जी हैं तो ये शूद्र हैं तो ये हैं तो ये हैं। तो अब इसमें सबसे जो जरूरी चीज ये हो जाती है कि अब मैं दोनों को गलत नहीं कहूंगा, इसलिए कि अब हमारा जो पालन पोषण हुआ है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, जब हमारा जन्म हुआ तब से लेके जहां तक हम पहुंचे हैं, वो किस सोसाइटी में हम रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रहे हैं, हमारे माँ बाप कौन है, इस चीजों पे ये सारी जो चीजें हैं ये डिपेंड करती हैं और इसी के अनुसार हम लोग समाज को रिएक्ट करते हैं। समाज को रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये पढ़ा है, मैं कम ही पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप हमेशा रहे हैं कि अरे नहीं जाति वाति कुछ नहीं होती है, तो मैं भी वही रिएक्ट करूंगा। लेकिन मैं पीएचडी कर लूं और मेरे माँ बाप एकदम कट्टर हैं कि नहीं तुम्हें उसका छूना नहीं खाना है, तो मैं वही रिएक्ट करूंगा। ये संस्कार की बात है। ये संस्कार की बातें होती हैं कि हमें कैसा संस्कार मिला है। अच्छा, लोग कहते हैं कि संस्कार दिख जाता है, किसी को बताना नहीं पड़ता। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि लोग मेडिटेशन और योगा को एक में ही रखते हैं, क्या दोनों चीजें अलग अलग हैं क्या? बिल्कुल, दोनों में डिफरेंस है और हमें भी उस डिफरेंस को समझना जरूरी है। एक्चुअली योगा का मतलब होता है, योग मीन्स क्या? जोड़ना। और किस चीज को जोड़ना? अपने शरीर को, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। आत्मा को परमात्मा के साथ योग कहते हैं। ये सारी चीजें मिला के योग बनी। अब उस योग में जैसे कि अभी आपने पूछा था कि पतंजलि योग सूत्र, तो पतंजलि ने उस योग को 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जिसे हमने अष्टांग कहा। तो अब मेडिटेशन उसका एक पार्ट है, जो हमारे माइंड के लिए काम करता है, माइंड के लिए। और आसन जो है हमारे बॉडी के लिए काम करता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है मेडिटेशन में, ध्यान में और आसन। अच्छा, लोग है कि शुरुआती लोगों को योगा अभ्यास कैसे शुरू करना चाहिए? जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में लोग शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में लोगों को योगा अभ्यास कैसे प्रयास करना चाहिए, कैसे करना? शुरुआती लोगों के लिए हालांकि बिना योग्य गुरु के देखरेख में नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अक्सर मैं भी कुछ वीडियोज वगैरह बनाता हूं जिसमें टिप्स देता रहता हूं। तो जो इनिशियली योगा स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो जरूरी ये है कि योग के बारे में पहले वो थोड़ा जान ले। जानने के बाद जो है कोई ऐसा स्थान देखे जहां शांत वातावरण हो, पेट उनका खाली रहना चाहिए, शौच बिल्कुल निवृत्त होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, यानी उनके मन में क्रोध या कोई भी उस समय भावना नहीं चलनी चाहिए। उस स्थिति में आप योगा शुरू कर सकते हैं। योग शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अभी लोग मोटापे के ज्यादा शिकार हैं। तो योग करने से हो सकता है क्या कि वेट कम हो जाए? बिल्कुल, लोग ये कहते हैं कि वेट कम, योगा से वेट कम नहीं होता है, तो लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। योगा आपकी बॉडी को मेंटेन करता है, आपके शरीर को मेंटेन करता है। अगर आप ज्यादा दुबले हैं तो वो आपका जितना बैलेंस होना चाहिए, शरीर का मोटापा होना चाहिए, उस शेप में लाता है। अगर आप ज्यादा मोटे हैं तो उसको कट करके आपके ओरिजिनल शेप में लाता है। अच्छा, डिजिटल युग में योगा की क्या भूमिका हो सकती है? डिजिटल युग में देखिए योगा की भूमिका तो बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो इसमें एक फायदा ये है कि हम अपने घर बैठ के विश्व के किसी भी कोने में योग को प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं। हम कहीं भी किसी को योग सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल युग के आने का सबसे बड़ा फर्क तो यही पड़ गया। अच्छा, ये बताइए, हम इसी चीज पे आपसे एक डिमांड करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को क्या योगा सिखा सकते हैं क्या? उस टाइम के लिए, संडे के लिए, मान लीजिए महीना में 1 से 2 बिल्कुल। अगर मान लीजिए लोगों को समय नहीं मिल पाता है, तो मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हो, हमारे वीडियो पे कमेंट करेंगे, तो क्या आप उनको पर्सनली कभी व्हाट्सएप पे या फिर ऐसे 2-3 लोगों का ग्रुप बना के जो लोग हैं उनको हम लोग क्या आप सिखा सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपके पास कुछ लोग आ जाते हैं, जुड़ते हैं, वो इच्छुक हैं कि भाई हमें योगा सीखना है, तो आपके लिए मैं समय निकाल दूंगा संडे को या किसी भी दिन, जब उन लोगों के पास टाइम रहेगा, आज जब मेरे पास टाइम रहेगा, तो वो देख के कंबाइन करके हम लोग आगे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है वाद संवाद के सभी दर्शक बंधुओं के लिए, ये वीडियो देखने वालों के लिए, कि जो योगा से इंटरेस्टेड है वो फ्री में योगा सीख सकते हैं आपके लिए, क्योंकि योगा के लिए भी बहुत हाई पेइंग चार्जेस हो गए हैं। योगा सूर्य नमस्कार का मैंने देखा था, एक टीचर सिखा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए बहुत हाई पेइंग चार्ज है।
मैं लखनऊ गया हुआ था, लखनऊ के बाद मैं पटना में गया था। तो पटना में सुबह मैं गांधी मैदान गया हुआ था, लखनऊ में भी मैं अम्बेडकर पार्क की तरफ गया था। तो वहाँ पे कुछ लोग खुले में ओपनिंग जिम होता है, योगा का अभ्यास कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। हाँ। तो वहाँ पे मैंने चार्ज पूछा तो उसके लिए हाई पेइंग चार्ज थे। हाँ, बहुत हाई ये चार्ज बहुत रहता है। अच्छी बात है आपको कि फ्री में आपको मिल जा रहा है। अच्छा, क्या योग और धर्म एक ही है क्या? योग का आध्यात्मिक पक्ष क्या है? देखिए, ये बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं कि क्या योगा धर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ। खासकर सनातन धर्म का इसमें बार बार आता है। हाँ। तो अगर इसका वैज्ञानिक पक्ष देखा जाए, हाँ। और वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध भी किया है, हाँ। कि योग जो है वो कहीं भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। नॉट इज रिलेटेड। हाँ, ये कहीं ना कहीं जो है वैज्ञानिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, मतलब साइंटिफिकली है। हाँ, साइंटिफिकली है। हम कहीं भी जो है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति ये कर सकता है अपने शरीर के लिए। हाँ, तो योगा जो है किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। हाँ, इसकी खोज चूंकि ऋषि पतंजलि ने किया था, तो वो सनातन को फॉलो करते थे, इसीलिए योगा में सनातनी चीजें जो हैं वो रखी अच्छा, गई। सनातनी चीजें क्या सुटेबल हैं क्या ईसाइयों के लिए? ईसाई जो भी हैं हमारे बंधु, मुस्लिम हैं। हाँ, एक्चुअली अगर आप जो बहुत सही सवाल किए हैं कि क्या सनातन ऐसे लोगों के लिए सुटेबल है क्या, हाँ। जो दूसरे धर्म के लोग हैं, योग करना चाहते हैं। हाँ। तो इसमें अब हमारी समझदारी की बातें होती हैं। जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं, हाँ। वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी समझ कितनी है, वो अपने शरीर को कितना समझते हैं। हाँ। तो वो अगर जानते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, हाँ। जो दूसरे धर्म के हैं लेकिन योगा करते हैं। हाँ। वो इसके लिए अच्छे खासे चार्ज देते हैं। हाँ। हाँ, उनकी कुछ चीजें हैं जो उन्हें नहीं उन्हें बताया जाता है कि ये हमारे धर्म में सही नहीं है। उन चीजों को हम लोग कट कर देते हैं, और बाकी जो शारीरिक और मानसिक चीजों के लिए हैं, योग और ध्यान, उसको आगे बढ़ाते हैं। जमाना चलता है, उस ओर जवानी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा समाज को बदलने के लिए कैसा योगदान दे सकते हैं? जैसे बहुत इफेक्टिवली हम लोग का सोसाइटी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो उसमें हमारे जो यंगस्टर हैं वो कैसा योगदान कर सकते हैं? किसी भी देश या समाज को बनाने के लिए हाँ। युवा शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। हाँ। अगर कोई समाज कोई क्रांति करता है या कोई आगे जाता है, हाँ। तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा रोल है। आज चाइना हमसे अगर 50-60 साल आगे है, तो उसमें 50-60 साल पहले के युवाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान। और उस 50-60 साल पहले हमारे भारत में के जो लोग थे, उन्होंने युवाओं को भुनाया नहीं। हाँ, लेकिन आज का जो दौर है, इसमें भारत भी अपने युवाओं को भुना रहा है, और भारत सबसे युवा कंट्री है। तो युवा शक्ति जो है हमेशा किसी भी देश को आगे बढ़ाने में, उसको उसके सशक्तिकरण में मदद करता है। अच्छा, सोशल मीडिया युवाओं को कैसे प्रभावित कर रही है? आज के दौर में तो मैं यही कहूंगा कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा हथियार हो गया है लोगों के पास अपनी बातों को रखने के लिए। हाँ। लेकिन मैंने देखा है और महसूस भी किया है। हाँ। कि हमारे बहुत सारे युवा हैं, लगभग मुझे लगता है कि आज लगभग 40% युवा जो हैं, हाँ। सोशल मीडिया के द्वारा मिसगाइडेड हो रहे हैं। और सोशल मीडिया में वो इतने उलझ चुके हैं कि अपने मुख्य कामों को छोड़ के, हाँ। और सोशल मीडिया पे अपना सारा वक्त दे रहे हैं। हाँ। जिससे नतीजा ये हो रहा है कि उनके बाकी काम पीछे होते जा रहे हैं। तो और उनके दिमाग में जो है यही चीजें जो है चलती रहती हैं, तो उन्हें ना अपने घर के प्रति, ना अपने समाज के प्रति, ना अपने देश के प्रति कोई जिम्मेदारी रह गई है। जिम्मेदारी शब्द ही हटता जा रहा है। वो उनके दिमाग से वो जिम्मेदारी शब्द जो है, हाँ। वो डिलीट होता जा रहा है। हाँ। इस पे हमें काम करना होगा और सावधानी बरतनी होगी। युवाओं पे सोशल मीडिया का काफी हद तक कंट्रोल सीखना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार, जातिवाद और लिंग भेद जैसी समस्याओं को जड़ से कैसे खत्म किया? जैसे इनका जड़ तो खत्म होगा नहीं, कैसा हम लोग कदम उठाए थोड़ा ये खत्म हो सके? तो देखिए, अब मेरे विचार से तो भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो ये हमारे ब्लड में समा चुका है, हमारे खून में घुस चुका है। हाँ। और लोग कहते हैं कि ऊपर भ्रष्टाचार होता है, इसीलिए नीचे भ्रष्टाचार होता है। हाँ। और आजकल का जो हमारा समाज है, वो ऐसा तैयार किया गया है पिछले 50-60 सालों में। हाँ। कि भ्रष्टाचार एक आदत बन गया है। हाँ, वो एकदम आदत बन गया है कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस मानसिकता के लिए जो हमारा नया जनरेशन है, हाँ। उसको कदम उठाना होगा।
हमारी जो शिक्षा, गलत शिक्षा पद्धति है, हाँ उस शिक्षा पद्धति को सुधारना होगा। हमें स्कूलों में ही संस्कार भरना होगा, स्कूलों में ही राष्ट्रभक्ति भरना होगा। हाँ स्कूलों में ही हमें जो सोशल चीजें हैं, जो हमारा सोशल योगदान है, हाँ उन सारी चीजों को हमारे स्कूलों में ही बचपन से ही बताना शुरू किया जाना चाहिए। हाँ तभी आते आते 10वीं 12वीं आते आते हम उन चीजों को जानेंगे। तो अगर 100% नहीं आएगा तो 40% तो हमारे शरीर में आ ही सकता है। तो इससे हम लोग चाहे तो उबर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ। अच्छा, अभी हम लोग बिहार में हैं तो बिहार को लेकर हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। हाँ। कि बिहार इतना बड़ा राज्य है, ये इसकी इतनी ख्याति थी कि बिहार को अफगानिस्तान पाकिस्तान दहेज में मिला हुआ था। लेकिन आज बिहार की स्थिति मैं ये देख रहा हूँ कि बिहार, लोग कहते हैं कि ये है वो है, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि अन्य राज्यों के लोग कहते हैं कि मजदूरों की राजधानी पटना है, बिहार है। क्या बात सच है क्या? हाँ, लोग गलत नहीं कहते हैं। मैंने भी यही महसूस किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अपने एजुकेशन के लिए, अपने नौकरी के लिए पलायन का शिकार रहा। अच्छा, एक बात जो आया है, तो इसी बात को लेके प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जो आईएएस बनते हैं बिहार के ही लोग बनते हैं, लेकिन बाहर जाके बनते हैं। हाँ। उनको हमारे उत्तर प्रदेश आना ही पड़ता है। हाँ। वो जो उनको शिक्षा पटना में मिलनी चाहिए, सीमान में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। हाँ। जिसके लिए उनको देवरिया, गोरखपुर और लखनऊ जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता है। तो क्या ये सही है? क्या इन बातों को लेकर बिहार सरकार कार्य क्यों नहीं कर पा रही है? बिल्कुल, बिहार सरकार, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का जो मापदंड होता है, हाँ। तो पिछले जो 15-20 साल से 40 सालों में बिहार में जो शिक्षा को ध्वस्त किया गया है, हाँ। जिसका नतीजा है कि आज न यहाँ रोजगार है और न शिक्षा, बेहतर शिक्षा है। अच्छा, ये बताइए कि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के राज्य पिछड़ा राज्य आ रहा है, तो बिहार से ही हमने शून्य की खोज को देखते हैं कि आर्यभट्ट बिहार से ही थे। तक्षशिला, गया, बोध गया, उसके बाद से नालंदा, ये सब शिक्षा की ही जगह है। तो फिर बिहार पिछड़ा, आप कैसे कह सकते हैं कि बिहार पिछड़ा और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हो गया? तो बिहार पहले पिछड़ा हुआ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं था, लेकिन जब से हमारा देश आजाद हुआ, हाँ। और जब से यहाँ पे बिहार की राजनीति शुरू हुई, हाँ। तो बिहार को कोई इस लायक कोई राजनीतिज्ञ नहीं मिला, कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो उस शिक्षा का जो हमारा अस्तित्व था उसको बचाए और उसको आगे बढ़ाए, दूर तक ले जाए। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति आप व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। बिहार ही है जिसने भारत के राष्ट्रपति को दिया है। बिहार के हमारे राजेंद्र प्रसाद जो आपके जिला दिल्ली से आते हैं। हाँ, और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आज भी उनको इंग्लिश में माना जाता है कि बहुत अच्छा इंग्लिश में, उनको पुरस्कार भी दिया गया इंग्लिश के लिए, उनकी बहुत अच्छी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उनको नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिला बिहार को? हाँ, बिहार को नेतृत्व, बिहार के आजादी के बाद राष्ट्रपति भी है बिहार से आए, राष्ट्रपति भी है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार से हमारे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो वो बिहार से थे। फिर इतने अच्छे नेता थे, लीडर थे, फिर आप कहना कि नेतृत्व करने वाला नहीं मिला? हाँ, जैसे कि जहां तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात है, हाँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी भी क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। वो हमेशा जो है राष्ट्र की राजनीति पे रहे, और वो राष्ट्रीय राजनेता के रूप में हमेशा देखे गए, और उन्होंने काम भी वैसा ही किया। तो उनके जैसा फिर दूसरा कोई नहीं आया जो क्षेत्रीय राजनीति में सजग हो, पढ़ा लिखा हो, और हमारे बिहार के मान सम्मान को आगे ले जाने वाला हो। यही कारण है कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पीछे चला गया। अच्छा, एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का बात आता है, उन्होंने छात्रों के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, फिर आप कह रहे हैं कि वो पीछे रह गया। तो जहां तक जयप्रकाश नारायण जी की बात है, तो वो इंदिरा गांधी के जो शासन था उस समय का, उससे वो त्रस्त थे। और उन्होंने जो छात्र आंदोलन किया, तो वो खुद छात्र नहीं थे, उन्होंने छात्रों को इकट्ठा किया। उन्हें पता था कि युवा ही वो शक्ति है जो पूरे देश की राजनीति को बदल सकता है। तो उन्होंने युवाओं को बटोरा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के लिए वो आंदोलन नहीं किया, उन्होंने इंदिरा गांधी को हराने के लिए वो आंदोलन किया, जिसका नतीजा वो सिर्फ एक पॉलिटिकल आंदोलन बन के रह गया, एक सोशल आंदोलन वो कभी नहीं बना। ठीक है, चलने दीजिए अभी थोड़ा सा और। हाँ, चल रहा है। हाँ, थोड़ा हम इसमें बहुत एडिटिंग करना पड़ेगा। हाँ, एडिट। अच्छा, बातचीत आपने कहा लोक नारायण जी की हम बात कर रहे थे, शिक्षा का जो महत्व है, वैल्यू है, बिहार से बहुत अच्छा आता है। बिहार में इतनी बेरोजगारी है, बिहार से बहुत ज्यादा, अगर बिहार यूपी के लोग अगर यूपी और बिहार में आके कार्य करेंगे
तो क्या आपको नहीं लगता है क्या कि बिहार पहले से जितना अच्छा डबल का हम लोग डेवलप कर सकते हैं बिहार को? हाँ बिल्कुल, अगर बिहार के लोग फिर से बिहार में आके काम करने लगे तो जरूर बिहार बढ़ सकता है। हाँ। लेकिन अभी जैसे कि बिहार में इंडस्ट्री की आवश्यकता है, हाँ। तो यहाँ बिजली पानी घर नल जल सब तो हो गया। हाँ। लेकिन अभी इंडस्ट्री नहीं लग रही है, तो ये इंडस्ट्री लगवाएगा कौन? लगवाएगा। अगर इंडस्ट्री होगी तभी तो हमें यहाँ काम मिलेगा। अच्छा, ये टाटा रिलायंस जो बातें कह रहे हैं कि बिहार में जगह भी है, लोग कहते हैं बिहार में, भोजपुरी में कहते हैं लोग कि चावड़ा ढेर बा बिहार में। तो उस जो जब भूमि है जिसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है उसको चावड़ा कहते हैं लोग खेती के लिए, तो वहां पे उसका प्रयोग सरकार क्यों नहीं करने दे पा रही है? तो एक्चुअली कुछ साल पहले जो है बहुत सारी कंपनियां, रिलायंस भी आई थी, टाटा भी आया था यहाँ पे लगाने के लिए अपनी फैक्ट्रियां। हाँ। लेकिन उस समय का माहौल ऐसा था कि यहाँ सबसे पहले रंगदारी होती थी, उसके बाद कुछ और होता था, रंगदारी चलती थी। हाँ, तो वही रंगदारी के चक्कर का जो अभी नुकसान हुआ, शिकार हुआ, हाँ। जिसके डर से जो वो माहौल बना हुआ था, उसके डर से बहुत सारी कंपनियां यहाँ आती नहीं है। और अभी भी लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि अगर आप दिल्ली गुजरात बॉम्बे जाके कमाते हैं तो आप बेहतर हैं। बिहार में अगर आप कोई रोजगार करते हैं तो आप जरूर वहां से फेल होके आए हैं, तभी आप यहाँ पड़े हुए हैं। ये मानसिकता लोगों के दिमाग में भर गई है, जिसे बदलना होगा। और लोग छोटे छोटे रोजगार करेंगे तभी बड़ा रोजगार बनेगा, और तभी औद्योगिक क्रांति होगी। अभी भी बिहार में औद्योगिक क्रांति होनी बाकी है, बहुत बाकी है, क्योंकि मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो इतना सक्सेस था, एक दूसरे के लिए प्रेरणा की स्रोत था, यहाँ पे अच्छे खासे चीप लेबर भी मिल जा रहे हैं, फिर उसके वजह से बिहार पिछड़ा हो गया। रंगदारी की बात जहां तक आती है, तो हम लोग सिवान में हैं, सिवान में है, तो सिवान बहुत प्रख्यात जगह है, कुछ नामे हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, उनके क्या प्रभाव कुछ रहा है क्या? एक नाम आता है सिवान से, मोहम्मद शहाबुद्दीन का। हाँ, तो देखिए, अच्छे तो सिवान गोपालगंज ये जो जिले रहे हैं, हाँ, तो इसको प्रख्यात या विख्यात करने का काम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। हाँ। लेकिन इसको जो है कुख्यात करने का काम था जो यहाँ के कुछ लोग थे, कुछ राजनेता थे। अगर मैं उसमें उनमें लालू यादव का भी नाम रखूं तो ये बुरा नहीं होगा। हाँ, उन्होंने भी कुख्यात किया। और लालू यादव ने जिन गुंडों को पाला, वो चाहे सिवान हो, चाहे गोपालगंज हो, या बिहार का कोई भी जिला हो, हाँ। तो उन्होंने उन गुंडों को पाला और वो कुख्यात होने का एक कारण दिया। हाँ। और वहाँ के इंडस्ट्री को खत्म करने का एक कारण दिया। तो जिसके चलते यहाँ के लोग, यहाँ के बिजनेसमैन जो थे, व्यापारी थे, पलायन करते गए, यहाँ से खाली करते गए, और सिर्फ यहाँ दलाल और गुंडे टाइप के जो लोग थे वही रह गए। अच्छा, बिहार में मान लीजिए लालू यादव जी भी रहे, अच्छा नीतीश जी हैं, नीतीश जी इन्होंने वर्क भी किया है, फिर भी आक्रोशित क्यों है इनके प्रति जनता? एक नाम जो लालू नीतीश जी को तो सामने से टक्कर दे रही है, वो लालू जी का तो नाम मुझे नहीं लग रहा है कि हो सकता है, वो नाम है प्रशांत किशोर जी का। जो वो चेहरा है, वो पूरे पार्टियों को, जो भी बिहार की पार्टियां हैं, जैसे जेडी हो गया, इंडिया, ये आरजेडी हो गई, इन सबको एक भय सा लग रहा है। तो क्या कुछ प्रभाव है क्या बिहार में? तो पहले तो मैं जो आपने नाम लिए, वो चाहे लालू हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, या नीतीश हो, इन सब में सबसे बड़ा फर्क ये है कि बिहार में पिछले 50 सालों में नीतीश जितना काम किसी ने नहीं कराया, ना अगले 50 सालों में कोई नीतीश जितना काम कर पाएगा। ठीक है। अब बात रही नीतीश के खिलाफ आक्रोश का, तो चूंकि नीतीश जी बूढ़े होते गए हैं और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो कहलाती है, वो तैयार की गई है जानबूझ के, उन्हीं के पार्टी के लोगों द्वारा, उनके समर्थित लोगों द्वारा उनके खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है। और अगर मेरा पर्सनल अनुभव कहूं तो नीतीश जी जो है, थोड़े से मैंने भी देखा है कि वो बुढ़ापे के चलते, अपने एज के चलते कहीं ना कहीं आके असमर्थ हो जाते हैं, हाँ, कुछ चीजों को करने में। जैसे मैं उनका एक बार स्पीच सुना था लोकसभा में, जो एमपी थे वो तो बहुत अच्छा वो फ्लोडली बोल रहे थे, और पूरे लोकसभा को उन्होंने हिला के रख दिया था। ऐसा बंदा मैं उनको मानूं तो, अगर मैं राजनीति की थोड़ा बात करूं तो मैं उनको अपना थोड़ा सा गुरु मानता हूं, ज्यादा नहीं, 20 से 40-50% मैं उनको अपना गुरु मानता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी राजनीति की दावेदारी की है बिहार में, क्योंकि उन्होंने उस वक्त से अपने आप को निकाला है जिस वक्त में बिहार में कोई अच्छा चेहरा नहीं निकल पा रहा था। बिल्कुल। तो अच्छा, ये बताइए कि ऐसी जो परिवारवाद की राजनीति जो बिहार में चल रही है, चाहे वो चिराग पासवान जी की हो, चाहे आप देखिए नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार आ रहे हैं, लालू जी के पास तेजस्वी आए, तेज प्रताप आए, तो क्या ये बिहार की जनता के लिए भली है क्या?
भला हो सकता है क्या इन लोगों से? अब जहां तक के परिवारवाद की बात है तो परिवारवाद जो है राजनीति में या किसी भी संस्था में हाँ, कभी भी वो भला नहीं होता है। भला नहीं वो देश का कभी भी भला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसे अपना ये मान लेते हैं कि हाँ ये हम ही मेरी, हैं। हाँ हम ही है, ये मेरी सत्ता है और मुझे ही ये चलाना है। ये आप लोगों की बातचीत में आप देख सकते हैं, वो चाहे तेजस्वी यादव हो या चाहे ये अपने निशांत कुमार तो अभी बोले नहीं है, नए हैं। हाँ। लेकिन इनके पासवान जी के जो बेटे हैं, इनकी बातों से आप महसूस कर सकते हैं ये हमारी सत्ता है और हम इसे चलाएंगे। अच्छा, और मतलब इनके लिए जो हाँ, है विरासत ये हमारी विरासत है। हाँ। और हम इसके उत्तराधिकारी हैं। ये कभी भी कहीं के पॉलिटिक्स के लिए सही नहीं रहता है और पब्लिक के लिए तो कतई सही नहीं रहता है। हमेशा एक नया आदमी आता है, वो कुछ ना कुछ काम करना चाहता है और काम करके ही वो चाहता है कि मैं एक अपना राजनीति सेट करूं, आगे का रास्ता बनाऊं। अब जहां तक प्रशांत किशोर की बात है तो प्रशांत किशोर कोई अलग व्यक्ति नहीं है, इन्हीं पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने जेडीयू को भी जिताने का काम किया है 100-200 करोड़ लेके, बीजेपी को भी 100-200 करोड़ लेके जिताया है, ममता बनर्जी को भी 100-200 करोड़ के आप लिए ये बताइए कि बीजेपी को 100-200 करोड़ लेके उन्होंने जिताया है, जेडीयू को जिताया है, क्या आप इस बात को भूल जा रहे हैं क्या कि प्रशांत किशोर जी जब मुंबई में इलेक्शन था, कहीं ना कहीं मैं शुरू से ही बाहर रहा हूँ शिक्षा के लिए और अपने काम के लिए, तो मुझे हमेशा ये खलता रहा है। हालांकि कभी मुझे किसी ने तो नहीं कहा, लेकिन मैं और लोगों को देखता था कि चाहे वो दिल्ली में मैं रहा हूँ या फिर मुंबई में रहा या फिर शिमला में रहा या फिर बिहार ज्यादा होता रहता है। हाँ, तो वो मैं देखता हूँ कि वहां पे ये बिहारी शब्द का मतलब थोड़ा सा उन लोगों के लिए वो अलग मायने रखता है। गाली की ये मैंने महसूस किया। और ये मुझे भी लगता था कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके पीछे जो थे हमारे जो राजनेता थे, उन्होंने ही ये माहौल बनाया और ऐसा एक लोगों के मन में भरा कि हाँ बिहारी जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। उन्होंने बिहार के शिक्षा को या बिहार के जो टैलेंट है उसको प्रसारित नहीं किया। इसलिए आज जो है बिहार के ज्यादातर टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं और बिहार में जो घिसे पीटे लोग हैं वही रह जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बिहार से इतने इंजीनियर लोगों का पैकेज, बहुत ज्यादा लोग मैं देख रहा हूँ कि 6 सेकंड में किसी ने गूगल को हैक कर दिया था और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए किया था। अगर वो बंदा बिहार के लिए कार्य करता तो बिहार कहाँ होता? तो वही बात है। तो इन लोगों ने ऐसे टैलेंटेड लोगों को प्रमोट ही नहीं किया। हमारी जो भी सरकारें आई उन्होंने सिर्फ राजनीति किया, शिक्षा पे काम नहीं किया और जो सही लोगों को उसका स्थान नहीं दिया, जिसका नतीजा ये बिहार को भुगतना पड़ा। और प्रशांत किशोर तो अभी नए हैं, ठीक है, उन्होंने मुद्दे कुछ अच्छे लेके उठे हुए हैं, लेकिन अभी प्रशांत किशोर को भी काम करने की जरूरत है। प्रशांत किशोर की भी सबसे बड़ी खराबी वही आ गई जो यहाँ के परिवारवादी की पार्टियां करती हैं। जैसे प्रशांत किशोर ने अभी जो किया था पटना में, जो उन्होंने अपनी पहली मीटिंग बुलाई थी पब्लिकली, उस मीटिंग में पहले सब लोगों के साथ मीटिंग की, फिर एक दूसरी मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने मुसलमानों के साथ मीटिंग की। ये क्या है भाई? फिर आप वही चीज कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियों ने किया। उन्होंने मुसलमानों को अपने सिर पे बैठा के हगाया और फिर प्रशांत किशोर भी वही उनको मुसलमानों को बैठा के हगा रहे हैं अपने सिर पे। मतलब वो अभी उसी दूध में उसी रंग में रंगे जा रहे हैं। तो फिर आप अलग कैसे हुए? आप उनको तरजीह तो मत दीजिए, सबको एक बराबर तराजू में तौलिए। ये देश सबके लिए धर्मनिरपेक्ष है, तो आप धर्मनिरपेक्षता से अपनी पार्टी को आगे बढ़े। आप सिर्फ कहने के लिए कहेंगे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और एक खास वर्ग को आप क्या है कि अलग मीटिंग बुलाएंगे, उन्हें अपने सिर पे बैठाएंगे, ये सब नहीं चलेगा। तो ये चीजें है, मैं मानता हूँ। बिहार की एक चीजें कॉमन आती है, लैंग्वेज। बिहार से बाहर जाइए तो भोजपुरी गाने का बोलबाला हर जगह मिलेगा, लेकिन भोजपुरी जो बिहार की एक भाषा है उसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई। इसके पीछे मैंने मेरे चैनल से एक वीडियो आया था। भोजपुरी की पत्रिका संपादित होती है भोजपुरिया राज्य संदेश, उसके प्रमुख संपादक जी ने मुझसे बातचीत किया, मैंने उनका वीडियो शूट किया था, मेरे चैनल पे अवेलेबल भी है, आप सब देख सकते हैं। और उन्होंने संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लड़ाई भी लड़ा, वो लड़ भी रहे हैं। मैं इस बात को लेकर लगता है कि बिहार के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जितनी मिठास इस भाषा में है उतने किसी भाषा में नहीं, हिंदी में ही नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार में इतने अच्छे एक्टर हैं, पवन सिंह हैं, खेसारी हैं, इनके बाद ही कोई बॉलीवुड हॉलीवुड में है।
तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैं ये अपने मेरी दुखती रग है, इस पे मैं काम करने वाला हूँ। और बिहार जो भोजपुरी को अश्लीलता की तरफ ढकेल दिया गया है, हाँ। और जो इसको ध्वस्त कर दिया गया है, हाँ। उसके खिलाफ मैं कुछ काम करने वाला हूँ आने वाले समय में। आप काम करने? हाँ, बहुत अच्छा, क्या उसमें उस काम में हमारा भी बात संवाद का सहयोग होगा क्या? बिल्कुल एकदम होगा। आप जैसे लोगों की मदद की हमेशा जरूरत रहती है और रहेगी। तो इन चीजों के लिए, और सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो अश्लीलता जिन लोगों द्वारा फैलाई जा रही है, हाँ। सबसे पहले उन पे कार्रवाई करने की जरूरत है। वो बोलते हैं कि पब्लिक सुन रही है। हाँ। अरे भाई, पब्लिक को तुम अच्छा नहीं दोगे, हाँ। तो वो सुनेगी दूसरे की से। और सबसे बड़ी पहली चीज बात है, कुछ सिंगर हैं जो पर्टिकुलर कास्ट के लिए ही गाना गाते हैं। ये तो सबसे जो कास्टिज्म वाला जो इसमें सिंगिंग में आ गया है, खासकर भोजपुरी में, हाँ। उनको तो जेल में तुरंत उन पे कार्रवाई करके देशद्रोह का उस पे करके और उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। वो कि ये समाज तोड़ने का काम कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं बात देख रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक कास्ट का वीडियो आता है और उस कास्ट के लोग बिहार में बिहार यूपी में सबसे ज्यादा चल रहा है इस बात पे कि एक मैं कुछ सिंगर है बिहार में, बहुत पॉपुलर सिंगर है टुनटुन यादव। उनका स्वर क्या है आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन उनकी केवल यादों की वजह से होने की वजह से वीडियो उनका हाईलाइट नहीं चला रहा है। तो यही है, इस चीजों को खत्म करने के लिए हमारे और आपके जैसे लोगों को आगे आना होगा। हमारे राजनेताओं को इस पे कानून बनाना होगा कि जो भी भोजपुरी को अश्लील दिखाएगा, अश्लील गाने गाएगा, उसको जेल जाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। अच्छा, प्रशांत किशोर की हमने थोड़ा सा एक और मैं चर्चा करूंगा कि आपको क्या लगता है इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी क्या कुछ आगे चौका मार सकते हैं क्या? नहीं, प्रशांत किशोर चौका और छक्का दोनों में से कुछ नहीं मारने वाले हैं, जहां तक मेरा विचार है। प्रशांत किशोर जी इतना कर सकते हैं कि एक अच्छे खासे वोट अपने पॉकेट में, वोट बैंक एक बनेंगे, बड़ी पार्टी के रूप में उभरने का इस सीजन में काम करेंगे, इस चुनाव में काम करेंगे। अगला सीजन जो होगा इनके लिए, अगला जो चुनाव होगा, ये इनके लिए क्रूशियल रहेगा। अभी इन्हें 5 साल और काम करने की जरूरत है। जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं अभी तो ये काम कर रहे हैं, अच्छा है। ये वोट काटने का काम जरूर करेंगे और कुछ लोगों का तो वोट जरूर ही काटेंगे और इसमें अपनी धमक तो इसका क्या प्रभाव बीजेपी को पड़ सकता है क्या सिवान में? सिवान में पर्टिकुलर बात करूं तो सिवान में कुछ लोग थे जो पर्टिकुलर सांसद से बनते गए, उनकी वाइफ भी बनी, आप नाम जानते ही हैं। कुछ लोग भी हैं और ये कार्य कुछ मुस्लिम धर्म में भी है, कुछ हिंदू लोगों में भी है। जो कुछ नाम आते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन, अजय सिंह, फिर आपके सिवान के जीरा देई का हो गया। तो यहाँ पे क्या इस बार कुछ बदलाव आएगा क्या सिवान में? देखिए, इस बार हालांकि विधानसभा चुनाव में जो है सिवान में बदलाव का तो बहुत ज्यादा ये नहीं है। यहाँ या तो आरजेडी रहती है, नहीं तो जेडीयू, कोई ना कोई इन्हीं पार्टियों में से एक रहती है। प्रशांत किशोर एक काम ये है इस बार इसमें करेंगे कि अपनी धमक सिवान में भी वो छोड़ने वाले हैं, मतलब बड़े स्तर पे नहीं छोड़ेंगे, छाप छोड़ने वाले हैं, छाप छोड़ने वाले हैं। और इसमें बीजेपी को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी के जो वोटर हैं वो अपने जगह पे अड़िग रहते हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो जात के ऊपर वोट नहीं देते हैं, वो बीजेपी जिस चीज को सपोर्ट करती है उस सपोर्ट के लिए वो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये चीज मैं देखता हूँ कि कुछ लोग यादव वर्ग के हैं तो बीजेपी को वोट दे दे तो पता चल जाता है कि उनके परिवार वाले ही नाराज हो जाते हैं। ये जातीयता की जो राजनीति है ये बहुत ही गंदी राजनीति हो गई है हमारे समाज में। और मैं तो कहूंगा कि लालू और मुलायम ने जो काम किया इस देश को तोड़ने का, उतना बड़ा काम तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों भी नहीं किया, इसलिए कि लालू और मुलायम ने खड़े खड़े हमारे 5 करोड़ यादव भाइयों को 1 मिनट में मुसलमान बना दिया इन लोगों ने। ये सारे यादव भाई जो हमारे अपने लोग थे वो मुसलमान की तरफ चले गए और अपने हिंदुत्व के तरफ के विरोधी हो गए, वो हिंदुत्व के विरोधी। आपको नहीं लगता क्या बिहार की ही एक बात है, बिहार के अररिया एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मनीष कश्यप बहुत अच्छे चेहरे थे, वो प्रशांत किशोर के फिलहाल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मुझे देखने को मिला था कि मनीष कश्यप और पवन सिंह ये प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में ये लोग आ रहे हैं। तो मनीष कश्यप रिपोर्टिंग करते हैं कि लालू यादव की सरकार में ही अररिया बिहार जिले में वहाँ पे यादव हैं, यादव शायद आरजेडी की वहाँ पे विधायक भी हैं और वहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। तो ये जो धर्म परिवर्तन का कार्य है इस पे तो बहुत सारे हमारे एक अश्वनी उपाध्याय हैं
हाई कोर्ट के जज हैं, हाँ। उनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, क्योंकि अभी कानून के सबसे बड़े ज्ञाता वही हैं। हाँ। और मैं चाहूंगा हर लोग से कि अश्वनी उपाध्याय को अगर देश के बारे में जानना है, हाँ। संविधान के बारे में जानना है, हाँ। तो आप अश्वनी उपाध्याय को जरूर फॉलो करें और सरकार से मांग करें कि अश्वनी उपाध्याय को भारत सरकार का कानून मंत्री जल्द से जल्द बनाया जाए, अगर इस देश को बचाना है तो और संविधान को भी बचाना है तो। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारत में जो संविधान को लेकर लड़ाइयाँ चल रही है निर्माताओं को लेकर, ये कहाँ तक सही है? निर्माताओं को हाँ, जैसे ये पहले बाबा साहब को लेकर हुआ, फिर BN राव जी को लेकर के हुआ, तो ये सही है क्या? नहीं, देखिए, ये भी राजनीति के शिकार का एक नतीजा है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब को लेके या बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनको लेके हमारे मन में विद्वेष भर दिया गया है। हाँ, और ये विद्वेष भरने का कारण, जैसे अभी मैंने लालू मुलायम का नाम लिया कि हमारे 5 करोड़ यादव भाइयों को उन्होंने तोड़ दिया। हाँ। वो उन्हें बल्कि हिंदुत्व से तोड़ दिया। हाँ। वैसे ही जो हमारे अंबेडकर को फॉलो करने वाले भाई लोग हैं, हाँ। उन्हें भी इन्हीं लोगों ने, हाँ। इन्हीं के जैसे राजनेताओं ने तोड़ा है, उनके दिमाग में गलत चीजों को भर के और उन्हें तोड़ा गया है, जिसका नतीजा हमारा समाज भुगत रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी लोगों को रहता है कि याददाश्त और माइंड को, जो कहते हैं ना कि याद करने की शक्ति और माइंड को तीव्र करती है, इसके लिए थोड़ा सा योगा बता दीजिए, हम लोग को भी याद रहे कि भाई क्वेश्चन देख के पढ़ना ना पड़े। तो देखिए, योगा याददाश्त के लिए सबसे बढ़िया योगा है कि हम फोकस के लिए योगा करें। हाँ। तो योगा में ऐसे तो कई सारे योगा हैं। हाँ। लेकिन अगर हम त्राटक करते हैं तो त्राटक के कई सारे विधि है क्या मेरे पास, आप दिखा सकते हैं क्या करके? हाँ, मैं अभी आपको यहाँ बैठे बैठे ही बता देता हूँ। जैसे हाँ। कि त्राटक के 3-4 विधियां होती हैं। हम लोग अंधेरे में कैंडल के साथ भी करते हैं, हम लोग खड़े होकर भी करते हैं, बैठ के भी करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं बैठा हुआ हूँ यही, और मैंने क्या किया कि अपने सामने कोई भी एक पॉइंट को चुनेंगे, अपने आई लेवल पे। हाँ। कोई भी एक पॉइंट को देखेंगे। 100 गज की दूरी कहते हैं। हाँ, 6 फीट की दूरी होनी चाहिए, गज नहीं। हाँ। 6 फीट की दूरी वो होनी चाहिए। हाँ। 6 फीट की दूरी पे कोई भी एक बिंदु देखेंगे। हाँ। और अपने स्पाइन को सीधा करेंगे। हाँ। चीन को बराबर करेंगे और वहां पे एक तक बिना पल के झपकाए हुए देखते रहेंगे। जब तक हमारे आंखों में पानी आना शुरू नहीं हो जाएगा, दर्द होना शुरू नहीं हो जाएगा, तब तक उसको देखते रहेंगे। और फिर जो ही आंखों में पानी आएगा, धीरे से आंखें बंद करके हम लोग लेट जाएंगे। और लेटने के बाद पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे और पूरा कंसंट्रेशन अपने आज्ञा चक्र पे करेंगे। ये हमारा आज्ञा चक्र होता है, सर के पास, सर के यहाँ दोनों आईब्रो के बीच का जो स्पेस है, तो वहां पे फोकस करेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। तो ये त्राटक का एक हिस्सा है जो कोई भी आसानी से कर सकता है। अच्छा, हाँ। इसका प्रॉफिट क्या होगा? इसका वही आपके माइंड को शार्प करेगा। हाँ। हमारे फोकस को बढ़ाएगा। हाँ। ठीक है, बच्चों का जो या विद्यार्थियों का जो ध्यान इधर उधर भटकता रहता है वो एकाग्र हो जाएगा। लेकिन लगातार कम से कम इसको 21 दिन करनी होगी। 21 दिन, कम से कम 21 दिन, तब इसका असर नजर आएगा, वरना कोई फायदा नहीं। अच्छा, एक चीज हमें बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये कि योगा के लिए सब योगा मान लीजिए कोई सीखना चाहता है घर बैठे बैठे, तो बिना योग के तो सीख नहीं सकते हैं, तो कोई ऐसी बुक हो जिसे पढ़ के आदमी थोड़ा सीख ले? हाँ, तो ऐसे योगा के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक हिंदी में आती है। हाँ, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी भाषा की बात करते हैं। तो हिंदी भाषा में एक संपूर्ण योगा करके बुक आती है। संपूर्ण योगा अमेज़न वगैरह पे भी मिल जाता है। हाँ। तो अगर कोई उसको ले लेता है तो उसमें लगभग सारी चीजों को कवर किया गया है शॉर्ट में। हाँ, तो वो कोई व्यक्ति अगर संपूर्ण योगा की किताब लेता है तो काफी उसको फायदेमंद रहेगा। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बहुमूल्य समय आप हमको दिया, और मैं आज इनको इनवाइट करता हूं कि आप हमारे इस वाद संवाद के अन्य प्रोग्राम में भी ये पार्टिसिपेशन आप करें, ताकि आपके जैसे जो हमारे शिक्षक बंधु हो, मार्गदर्शक हो, तो हम लोग बेहतर कार्य कर सकते हैं। वाद संवाद साथियों किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं है। मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि मैं ही शूट करूंगा, कल यहाँ पे आप भी हो सकते हैं, आपके द्वारा कोई आपका मित्र भी है वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको भी इच्छा है तो आप भी पर्टिकुलर आप पॉडकास्ट शूट कर सकते हैं। ये नहीं है कि हार्दिक पांडे ही पॉडकास्ट शूट करेंगे तो वाद संवाद के चैनल चलेगा, ये हार्दिक पांडे से नहीं चलने वाला है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके शूट कर सकता है, लेकिन हाँ उसके कंटेंट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ अश्लीलताएं ना हो, जिसकी वजह से हम लोग समाज को कुछ एक नया देने का प्रयास कर रहे हैं।
तो मैं चाहूंगा कि मैं इनवाइट करूंगा कि आप हमारे एक छोटा सा, हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए और हमारे व्यूवर्स को भी आप बताएं और अपने सोसाइटी आसपास में लोगों को बताएं कि हमारे पास युवाओं की हम नई सोच को तैयार कर रहे हैं वाद संवाद के नाम से, तो हम लोग इसको थोड़ा और बेहतर कर पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ जुड़ूं और आपका जो कार्यक्रम युवा वाद संवाद चल रहा है उसमें मैं अक्सर वाद संवाद करता रहूंगा, पार्टिसिपेट करता रहूंगा। हाँ। और मेरा सहयोग जो है आप लोगों के साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।